Give and Take, A Revolutionary Approach to Success. Book by Adam Grant. Introduction. क्या कभी आपको उन लोगों को देखकर हैरानी हुई है जो आपके ऑफिस या कंपनी में जॉब करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉइज को क्या मोटिवेट करता है? क्या आप पावरफुल बनना चाहते हैं और दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हैं? इस समरी में एडम ग्रांट आपके ऑफिस में काम करने वाले 3 अलग-अलग तरह के लोगों के बारे में बताएंगे जो हैं गिवर्स, टेकर्स और मैचर्स। इसमें आप उनके अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। अपने वर्कप्लेस के अलग-अलग लोगों के बारे में जानकर आप सीखोगे कि उनमें से हर एक को कैसे मोटिवेट किया जाए और टीम वर्क को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ये समरी आपको जॉब में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है और आपकी टीम में राइट कैंडिडेट्स सिलेक्ट करने में भी ये आपकी हेल्प करेगी। गुड रिटर्न्स। आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल लोगों के बीच क्या चीज़ कॉमन है? अगर आप दुनिया के ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों की लाइफ देखें तो आप नोटिस कर सकते हो कि वो सब के सब हाईली मोटिवेटेड, टैलेंटेड और लकी लोग हैं। ये 3 चीज़ें सक्सेस का सीक्रेट है और इस समरी में हम आपको एक नए सीक्रेट से वाकिफ कराएंगे और वो सीक्रेट है कम्युनिकेशन। सक्सेसफुल लोगों को हमेशा पता होता है कि कैसे अपने आसपास के लोगों के साथ डील किया जाए। वो जानते हैं कि कब उन्हें वैल्यू ऐड करके गिवर बनना है और कब उन्हें दूसरों से कुछ लेना है। साइकोलॉजी की दुनिया में आपको वर्क फील्ड में 2 टाइप के लोग मिलेंगे। ये है गिवर्स और टेकर्स। टेकर्स कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं। इनका मानना है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दूसरों से पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करना ज़रूरी है। इन्हें दूसरों की ज़्यादा परवाह नहीं होती और ये देने से ज़्यादा लेने में यकीन रखते हैं। वही दूसरी तरफ गिवर्स वो लोग हैं जो हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं और अपने से पहले दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। गिवर्स आपको वर्कप्लेस में शायद ही देखने को मिले और वो हमेशा यही सोचते हैं कि दूसरों को उनसे क्या चाहिए। मैचर्स वो लोग हैं जो गिविंग और टेकिंग के बीच एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। इनका मानना है कि कुछ लेने के लिए आपको वापस भी कुछ देना पड़ता है। इसलिए जब वो आपका भला करते हैं तो उन्हें बदले में आपसे भी भलाई की उम्मीद होती है। ये तीनों तरह के लोग लाइफ और वर्क प्लेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन जब गिवर्स सक्सेसफुल होते हैं तो ये बेहद खास बात होती है। गिवर्स अपनी सक्सेस को अकेले एंजॉय नहीं करते बल्कि सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एक सैटरडे की दोपहर 2 पिता अपनी अपनी बेटियों के साथ एक गेम देख रहे थे। दोनों पिता सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, हालांकि बिजनेस को लेकर दोनों की अप्रोच अलग थी। सबसे पहले बात करते हैं डैनी की, जो इंटरनेट गुरु है, जिसे एक के बाद एक कंपनी खड़ी करने का शौक है और अब वो अपनी चौथी कंपनी स्टार्ट करने जा रहा था जिसके लिए उसे कुछ नए इन्वेस्टर्स की तलाश थी। दूसरी तरह डेविड है, जो सक्सेसफुल तो है मगर कुछ अलग किस्म का है, यानी उसे हम इस चैप्टर के हिसाब से गिवर बोल सकते हैं। डेविड हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होने के बाद उसने डिसाइड कर लिया था कि वो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस आइडियाज में इन्वेस्ट करके उनकी हेल्प करेगा। गेम देखते हुए दोनों के बीच बिजनेस की बातें होने लगी। डैनी ने डेविड को कहा कि उसके पास एक कमाल का आइडिया है जो वो शेयर करना चाहता है। दोनों ने डिसाइड किया कि वो लोग किसी और दिन मिलकर इस बारे में बात करेंगे। अगली बार जब दोनों मिले तो डेविड को डैनी का आइडिया काफ़ी पसंद आया और उसने उसे एक डॉक्यूमेंट देते हुए इन्वेस्टमेंट की टर्म्स वगैरह समझा दी। डेविड जानता था कि उसका कंपटीशन कई और इन्वेस्टर्स के साथ है जो डैनी के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक फेमस और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। डेविड ने डैनी को एक डेडलाइन भी दे दी। वो चाहता था कि डैनी तुरंत कोई डिसीजन ले, लेकिन वो उसे प्रेशर भी नहीं देना चाहता था, इसलिए अपनी बात रखते हुए वो थोड़ा झिझक रहा था। तो इसके बजाय डेविड ने डैनी को ऐसे 14 लोगों का रेफरेंस दिया जिनके साथ वो काम कर चुका था। कुछ ही टाइम बाद डैनी ने डेविड को कॉल किया और कहा कि वो किसी और इन्वेस्टर के साथ काम करना चाहता है। डेविड हैरान रह गया। उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। असल में डैनी डेविड के साथ काम इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे डेविड बहुत नरम दिल इंसान लग रहा था। डैनी को किसी ऐसे इन्वेस्टर की तलाश थी जो उसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए पुश करे और बेस्ट आइडियाज़ और बिजनेस प्लान्स लेकर आए।
डैनी को लगा डेविड बेहद केयरिंग है क्योंकि वो एक गिवर था जो हमेशा दूसरों की भलाई की बात सोचता था। डैनी को लगा डेविड जैसा इंसान उसे कभी आगे बढ़ने और इम्प्रूव करने के लिए चैलेंज नहीं कर सकता। जब डैनी ने नए इन्वेस्टर के साथ डील साइन कर ली तो उसे अच्छा नहीं लगा था। उसे बुरा लगा क्योंकि वो डेविड के साथ काम करना चाहता था। इसलिए उसने एक बड़ा रिस्क लिया। उसने डेविड को साथ में काम करने के लिए इनवाइट किया और उसे अपनी नई कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा बेच दिया। दोनों ने जब साथ में काम करना शुरू किया तो डैनी को एहसास हुआ कि डेविड का नेचर एकदम हटकर है। वो बड़ा सपोर्टिव था पर कॉम्पिटिटिव नेचर का भी था और उसकी यही खासियत डैनी को पहले देखने को नहीं मिली थी। ये लोगों की गलतफहमी है कि गिवर्स हमेशा कमज़ोर होते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन डेविड ने प्रूव कर दिया था कि गिवर्स अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाकर सक्सेस की उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। साथ काम करते हुए डैनी ने डेविड से काफ़ी कुछ सीखा और डेविड ने उसे कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स से भी मिलवाया। तो एक गिवर बनकर जब आप दूसरों की हेल्प करोगे तो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे और आपकी तारीफ दूसरों से भी करेंगे। गिवर बनकर ना सिर्फ आप औरों के काम आते हो बल्कि खुद की भी अच्छी रेपुटेशन बनाते हो। द रिपल इफेक्ट। इससे पहले के चैप्टर में आपने जाना कि वर्कप्लेस में आपको 3 टाइप के लोग मिलते हैं, टेकर्स, गिवर्स और मैचर्स। जीनियस टेकर्स होते हैं जो अपनी सक्सेस पर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये दूसरों की एनर्जी और इंटेलिजेंस यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीनियस मेकर्स वो होते हैं जो औरों को ज्यादा इंटेलिजेंट होने के लिए उन्हें एनकरेज करते हैं। इन्हें हम गिवर्स भी बोल सकते हैं। टेकर्स या जीनियस लोग नए आइडिया क्रिएट करते हैं जो कई बार उनके सुपीरियर्स के लिए चैलेंज बन जाता है। ना तो ये किसी की परवाह करते हैं और ना ही सोसाइटी में क्रिटिसाइज होने से डरते हैं। हाँ, बेशक गिवर्स दूसरों को सक्सेसफुल बनने में हेल्प करते हैं, लेकिन दूसरों को हेल्प करते हुए वो खुद की भी हेल्प कर रहे होते हैं। वो अपनी एक ऐसी रेपुटेशन क्रिएट कर लेते हैं जिसे कोई हरा नहीं कर सकता। गिवर्स ये कभी नहीं मानते कि वो कमज़ोर है क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, बल्कि उनका मानना है कि उनकी ये डिपेंडेंसी ही कंपनी की बड़ी सक्सेस का सीक्रेट है। रिसर्च दिखाती है कि गिवर्स किसी भी ग्रुप में हो हमेशा बेटर प्रोडक्ट्स ही क्रिएट करेंगे। उनकी टीमवर्क किसी भी ऑपरेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट कर देती है। रिसर्च से ये भी प्रूव हुआ है कि गिवर्स वो है जिन्हें टेकर्स से ज़्यादा प्रमोशन मिलती है। तो अगर आप टेकर हैं और आप गिवर की तरह बनना चाहते हैं तो अपने कलीग्स या पार्टनर के कंट्रीब्यूशन नोट करना शुरू कर दो। टेकर्स की आदत होती है कि वो ज़्यादातर खुद पर डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी कंट्रीब्यूशन दिखाई देती है। लेकिन जब आप दूसरों के कंट्रीब्यूशन देखने और अप्रिशिएट करने लगोगे तो आपको एहसास होगा कि दूसरों ने कितनी मेहनत की है। फिर आप सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन ना देखकर पूरी टीम के एफर्ट को देख पाओगे और दूसरों की मेहनत की कद्र करना सीखोगे। फाइंडिंग द डायमंड इन द रफ। दूसरों के अंदर टैलेंट पहचानना भी एक आर्ट है। अगर आप अपनी टीम के लिए नेक्स्ट कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं तो आपको किसी ऐसे इंसान से पूछना चाहिए जो एक गिवर हो और आपकी हेल्प करने को तैयार हो। गिवर्स के अंदर वो क्वालिटी होती है कि पोटेंशियल कैंडिडेट को तुरंत पहचान लेते हैं। उन्हें दूसरों के अंदर टैलेंट देखना आता है। मैचर्स भी दूसरों को उनकी फुल पोटेंशियल अचीव करवाना जानते हैं। अगर उनसे हेल्प मांगी जाए तो वो दूसरों को हमेशा एनकरेज ही करेंगे। गिवर्स और मैचर्स के बीच सिर्फ पहल करने का फ़र्क है, यानी गिवर्स खुद लोगों के टैलेंट को डिस्कवर करके बता देंगे जबकि मैचर्स को जब तक पूछा ना जाए वो तब वेट करते हैं। वहीं अगर हम टेकर्स की बात करें तो ये लोग किसी पर भरोसा नहीं करते, इसलिए ये किसी का टैलेंट या क्वालिटी देख ही नहीं पाते। टेकर्स हमेशा दूसरों के इरादों पर शक करते हैं। उनके लिए ये दुनिया एक कॉम्पिटिटिव जगह है जहां जीतने का हक सिर्फ उनका है। इसलिए टेकर्स दूसरों के टैलेंट को बढ़ावा देने की कोशिश तक नहीं करते क्योंकि वो उन्हें अपने लिए खतरा लगता है। टेकर्स दूसरों की अच्छाई देख ही नहीं सकते और ना ही किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। बराक ओबामा से एक बार उनके फेवरेट ऐप के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने रिपोर्टर को बताया कि वो आयरगी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक ऐसा ऐप था जहां ओबामा के सारे रीडिंग मटेरियल और म्यूजिक एक ही जगह पर उन्हें मिल जाते थे। आयरगी कोई सिस्टम नहीं है बल्कि एक जीता जागता इंसान है।
रेगी ने अपना करियर बतौर एथलीट स्टार्ट किया था। वो फुटबॉल और बास्केटबॉल में स्टार प्लेयर रह चुके थे। एनफील्ड ट्राईआउट्स में फेल होने के बाद रेगी ने अपना प्रोफेशन ही चेंज कर दिया। वो पॉलिटिक्स में चले गए और फिर कुछ ही टाइम बाद बराक ओबामा का ऑफिस ज्वाइन किया। पहले तो उन्हें मेलरूम में काम दिया गया, फिर 1 साल बाद ही रेगी ओबामा के पर्सनल असिस्टेंट बन गए। रेगी एक मशीन जैसे थे। उनका एथलेटिक बैकग्राउंड यहाँ उनके लिए अंडर प्रेशर काम करने में बेहद मददगार साबित हुआ। वो 18 घंटे काम करने के बावजूद भी काफ़ी एफिशिएंसी से अपनी ड्यूटी पूरी करते थे। रेगी किसी सुपर ह्यूमन की तरह हर चीज़ बड़े स्मूथली हैंडल किया करते थे। यही वजह थी कि बराक ओबामा उनसे बड़े इम्प्रेस्ड रहते थे और एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर अपनी हर चीज़ के लिए रेगी पर डिपेंड करते थे। रेगी नॉर्थ कैरोलिना से थे और बेथ भी वहीं की रहने वाली थी। बेथ बचपन से ही नंबर्स के मामले में थोड़ी कच्ची थी। जब उसे अपना पब्लिक अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देना था तो बेथ को पूरा यकीन था कि वो कभी पास नहीं हो पाएगी। अपने एग्ज़ाम के 3 दिन पहले बेथ के दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। बेथ पहले से ही एक माँ, एक स्टूडेंट और एक फुल टाइम वर्कर के तौर पर स्ट्रगल कर रही थी। ऊपर से अब उस पर एग्ज़ाम का भी प्रेशर था, बल्कि एग्ज़ाम वाले दिन बेथ को पैनिक अटैक आ गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने ऑनर्स के साथ एग्ज़ाम पास कर लिया था और साथ ही अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए उसे गोल्ड मेडल भी मिला था। रेगी और बेथ दोनों ने उस वक्त सक्सेस अचीव की जब उन्हें इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी, और इन दोनों के बीच जो कनेक्शन था उसका नाम था सीजे स्केंडर। स्केंडर एक कॉलेज प्रोफेसर थे जो लोगों की पोटेंशियल पहचानने में माहिर थे। अगर वो किसी पर भरोसा कर ले तो समझ लो वो अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होगा। स्केंडर एक गिवर थे, तो उन्हें समझ में आ गया था कि रेगी और बेथ दोनों के अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट है, और उनकी ये बात आगे चलकर एकदम सच साबित हुई। द पावर ऑफ पावरलेस कम्युनिकेशन। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने का सीक्रेट है आर्ट ऑफ सेलिंग, और जिसने ये स्किल सीख ली समझो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। लेकिन सेलिंग के लिए इंस्पायर करना पड़ता है। लोगों को आपका प्रोडक्ट या आइडिया पसंद आए, इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। या तो आप इतने पावरफुल बनो कि लोगों को डोमिनेट कर सको, या फिर लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करो। टेकर्स अक्सर दिखाते हैं कि वो कितने पावरफुल है। उन्हें खुद को सुपीरियर दिखाना अच्छा लगता है, और अपनी पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स से वो लोगों को डोमिनेट करते हैं। ये लोग बड़े कॉन्फिडेंस से बात करते हैं और बड़ी ऑथोरिटी के साथ अपना मैसेज पास करते हैं। टेकर्स अपनी पावर दिखाने के लिए ना बोलने से डरते हैं, ना बॉडी लैंग्वेज यूज करने से। कई बार तो ये अपनी डोमिनेंस प्रूव करने के लिए धमकी तक दे डालते हैं। पावरफुल होना बेशक कुछ वक्त तक काम कर सकता है, पर ये दूसरों को इंस्पायर करने की परमानेंट अप्रोच नहीं हो सकती। हो सकता है कि कोई उनसे ज़्यादा पावरफुल हो, तब टेकर्स का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। जबकि दूसरों का सम्मान करना हमेशा काम आता है, जो लॉन्ग लास्टिंग है। अगर लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके प्यार और सम्मान की कोई लिमिट नहीं हो सकती। गिवर्स अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए बिना किसी ताकत या धमकी के कम्युनिकेशन करते हैं। उनकी बातें फोर्सफुल नहीं होती और वो हमेशा आपकी एडवाइस बड़े ध्यान से सुनते हैं। गिवर्स अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना पसंद करते हैं और उनके सफ़र का एक हिस्सा बनकर चलना उन्हें अच्छा लगता है। ये लोग भले ही कमज़ोर और सॉफ्ट लगे, पर ये कभी इस चीज़ को छुपाएंगे नहीं। चलिए यहाँ हम डेव का एग्जाम्पल लेते हैं, जो पेंसिल्वेनिया का सबसे सक्सेसफुल लॉयर माना जाता है। वो काफ़ी यंग है और अपनी जॉब में सुपरस्टार वाली इमेज रखता है। 2008 में डेव को एक कैस्टर ऑयल कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए हायर किया गया था। ये कंपनी एक इंडियन सप्लायर से अपनी सप्लाईज रिसीव करती थी, लेकिन इस इंडियन सप्लायर ने अचानक डिसाइड किया कि वो अब इस कैस्टर ऑयल कंपनी के साथ काम नहीं करेगी, बल्कि इंडिपेंडेंट लेवल पर अपना बिजनेस करेगी। इस इंडियन कंपनी ने कैस्टर ऑयल कंपनी के ट्रेड सीक्रेट चुराने की कोशिश की। उन्होंने कैस्टर ऑयल कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज़ को अपने साथ मिला लिया। कैस्टर ऑयल कंपनी के ये एम्प्लॉइज़ अपने बॉस के पीठ पीछे कंपनी के ट्रेड सीक्रेट और क्लाइंट के लिस्ट को लीक कर रहे थे। डेव की जिम्मेदारी थी कि वो कैस्टर ऑयल कंपनी को बचाए और इसके नुकसान की भरपाई के लिए उनकी राइवल कंपनी पर केस फाइल कर दे। तो उसने उन एम्प्लॉइज़ के खिलाफ एक सॉलिड केस बनाया जो अपने बॉस को धोखा दे रहे थे।
डेव बड़े ही जुनून के साथ बोल रहा था पर उसने नोटिस किया कि जज उसकी बातों से कन्विंस नहीं हो रहा। ये जज इंडियन कंपनी के फेवर में लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कंपनी सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसमें कोई बुराई नहीं थी। काफी केयरफुल जांच पड़ताल के बाद जूरी ने अपना फैसला दिया। जूरी का फैसला कैस्टर ऑल कंपनी के हक में था और डेव ने ये केस जीत लिया था। $7 मिलियन पर सेटलमेंट हुआ, जो कि पेंसिल्वेनिया की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट था जो किसी लॉयर ने जीता था। केस जीतने के बाद डेव को बड़ी हैरानी हुई। उसने जज से पूछा कि उसने उसके फेवर में फैसला क्यों दिया। उस दिन डेव को एहसास हुआ कि उसके पास एक सुपर पावर है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। दरअसल वो हकलाता था। वैसे तो ये उसकी कमजोरी बन सकती थी, पर जूरी ने जब देखा कि अपनी इस कमजोरी के बावजूद वो इस केस में पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए अपनी बात रख रहा है, तो वो बड़े इम्प्रेस्ड हुए। क्योंकि डेव की कमजोरी सबको दिख रही थी, जज उसके साथ कनेक्टेड फील कर रहे थे और उसकी स्पीच से सबसे ज्यादा इम्प्रेस्ड थे। एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर होना अच्छा है, पर असली पावर वही है जब आप दूसरों को इंस्पायर करते हो, और ऐसी पावर लॉन्ग लास्टिंग होती है। द आर्ट ऑफ मोटिवेशन मेंटेनेंस। अब क्योंकि टेकर्स सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो उन्हें ना तो किसी और की फिक्र होती है और ना ही ये अपनी एनर्जी दूसरों का भला करने में वेस्ट करते हैं। ये सिर्फ अपने सक्सेस और फायदे की बात सोचते हैं। वहीं एक गिवर पहले दूसरों के बारे में सोचेगा, फिर अपनी फिक्र करेगा। नतीजा ये होता है कि गिवर हमेशा थके रहते हैं। ये वो लोग हैं जो सेल्फलेस गिवर्स होते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद से पहले औरों की फिक्र करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक स्टडी बताती है कि सेल्फलेस गिवर्स अक्सर अपने एग्जाम में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर किसी दोस्त की हेल्प कर रहे होते हैं। जब सेल्फलेस गिवर्स अपनी चिंता छोड़ दूसरों की हेल्प करते रहते हैं, तो कई बार उन्हें मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस भी हो जाता है। सेल्फलेस गिवर्स को ये सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि औरों के साथ साथ उन्हें अपना भी ख्याल रखना होगा। बेशक दूसरों के काम आना बहुत अच्छा काम है, पर अपने बारे में सोचना भी कोई गुनाह नहीं है। गिवर्स को हेल्प करने के मामले में बैलेंस बनाना चाहिए। हॉवर्ड हेवनर यूनिवर्सिटी में एक कॉल सेंटर में डायरेक्टर है। उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स से डोनेशन मांगने के लिए अपने कॉलर्स को मोटिवेटेड रखने में उन्हें थोड़ी परेशानी आती है। हर कॉलर को हर कॉल के दौरान कम से कम 3 बार डोनेशन के लिए बोलना होता है। उन्हें तब तक कॉल नहीं काटना है जब तक कि उनकी 3 रिक्वेस्ट पूरी न होने जाए, चाहे सामने वाला इंटरेस्टेड हो या ना हो। ये जॉब काफी मुश्किल थी क्योंकि करीब 90% कॉल्स रिजेक्ट हो जाती थी। अब क्योंकि रिजेक्शन रेट काफी हाई जा रहे थे, तो कॉलर्स कॉल कर करके थक चुके थे और निराश हो रहे थे। एक कॉलर ने एक्सप्लेन किया कि उसे कॉल करने का जरा भी मन नहीं करता क्योंकि जैसे ही वो कॉल करता है, लोग फोन काट देते हैं। जब इस मैटर को करीब से ऑब्जर्व किया गया तो पता लगा कि टेकर्स हर हफ्ते 30 डोनेशन तक अर्न कर लेते हैं, जबकि गिवर्स सिर्फ 10। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि गिवर्स ज्यादा डोनेशन अर्न करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। गिवर्स कम मोटिवेटेड इसलिए फील कर रहे थे क्योंकि उन्हें एप्रिशिएशन नहीं मिल रही थी। उन्हें अपनी जॉब इसलिए बेकार लग रही थी क्योंकि लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे। जैसे ही वो कॉल करते, लोग फोन काट देते थे। ऐसे में कॉलर्स को और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी। वहीं दूसरी तरफ टेकर्स इस फैक्ट से मोटिवेट हुए थे कि उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है। उन्हें बस अपने फायदे से मतलब था, इसलिए उन्हें डोनेशन की ज्यादा टेंशन नहीं थी। अगर कोई उन्हें रिजेक्ट भी करता था तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये लोग अच्छी सैलरी के लालच में और ज्यादा मेहनत करते थे। कुछ कॉलर्स को बोला गया कि वो ट्रेनिंग सेशन के दौरान स्टूडेंट्स के लेटर्स पढ़े। ये वो स्टूडेंट्स थे जिनका इन डोनेशंस से फायदा होने वाला था, यानी उन्हें स्कॉलरशिप मिल रही थी। एक स्टूडेंट ने लिखा था, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना मेरा सपना है, लेकिन यहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। उसने आगे लिखा था कि इस स्कॉलरशिप की वजह से उसका सपना पूरा हो पाया है। गिवर्स को जब ये लेटर पढ़ने को मिले तो वो अपने काम को लेकर और ज्यादा मोटिवेट हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जॉब बेकार नहीं है। उनके इस काम से ना जाने कितनों का सपना पूरा हो सकता है। उनके लिए ये थॉट ही बहुत इंस्पायर करने वाला था। चंप चेंज। कई बार गिवर बनकर आप फंस भी जाते हो, लोग आपकी एडवांटेज लेने लगते हैं।
जब आप दूसरों पर हद से ज्यादा यकीन करने लगते हो तो कई बार आपको धोखे भी खाने पड़ते हैं और ये चीज़ बहुत तकलीफ देती है। लोग आपका नाजायज फायदा ना उठा सके और आपको धोखा ना दे, इसके लिए आपको एक अलग और स्मार्ट अप्रोच के साथ गिवर बनना होगा। कई बार इंसान का गलत लोगों से पाला पड़ जाता है। आप गलती से टेकर को गिवर समझ लेते हैं और उस पर आंख मूंदकर यकीन करने की गलती कर बैठते हैं। टेकर्स भी अच्छा बनने का नाटक करने लगते हैं और आपसे फायदा उठाने के लिए कुछ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्हें कोई लालच नहीं है। आमतौर पर कोई हमारा भला करता है तो हमारी नज़रों में उसकी इमेज एक काइंड और केयरिंग इंसान की बन जाती है और हम उन्हें हमेशा ऐसे ही याद रखते हैं। लेकिन इसके उल्टे भी यही चीज़ अप्लाई होती है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो भी हम उसे हमेशा के लिए एक बुरे इंसान के तौर पर याद रखते हैं, बेशक बाद में उनका नेचर ही क्यों बदल गया हो। इसलिए बेटर यही होगा कि पहले आप सामने वाले को अच्छे से जान समझ लो, फिर कोई अपनी राय दो। अक्सर ऐसा होता है कि कभी गिवर्स भी बेहद सेल्फिश और अनकाइंड तरीके से बिहेव करने लगते हैं, जबकि इसके टेकर्स हेल्पफुल और पॉपुलर होते हैं। गिवर्स को चाहिए कि वो फेक गिवर्स पर कभी भरोसा ना करे, उनसे बचकर रहे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनका फायदा उठा ले। ऐसे ही गिवर्स को टेकर्स से भी सावधान रहना चाहिए ताकि वो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। कई बार गिवर होना घाटे का सौदा साबित होता है। चलिए इस बात को समझने के लिए हम यहाँ लिलियन का एग्जाम्पल लेते हैं। लिलियन बहुत ही टैलेंटेड है। उसने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की और उसके बाद MBA की डिग्री लेने की तैयारी कर रही थी। जल्द ही एक कंसल्टिंग फर्म ने उसे हायर कर लिया और उसे काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलने लगी। लिलियन 6 महीने में कंपनी में पार्टनर बनने वाली थी। एक मैनेजर के तौर पर वो बेहद सक्सेसफुल रही थी और उसके बॉस भी उस पर गर्व करते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसके बारे में बातें होने लगी। लोगों में ये बात फेमस हो गई कि लिलियन बेहद नरम दिल और केयरिंग स्वभाव की लड़की है। वो अपनी लिमिट से बाहर जाकर भी लोगों की हेल्प करने को तैयार हो जाती थी। उसके इसी गिविंग नेचर की वजह से उसका प्रमोशन हर बार रुक जाता था और उसके बजाय किसी और को मिल जाता था। अब लिलियन को भी एहसास होने लगा कि ज्यादा भलाई भी किसी काम की नहीं है और उसने धीरे धीरे ना कहना सीख लिया। इससे पहले कि लोग उसका और फायदा उठाते, लिलियन ने अपने गिविंग नेचर पर कंट्रोल करना सीख लिया था। शुरू में लिलियन लोगों की हेल्प किया करती थी। उसे ना बोलना अच्छा नहीं लगता था। किसी को पैसे उधार चाहिए या कोई और हेल्प, लिलियन हमेशा तैयार रहती थी। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली थी। वो अपना बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकालकर लोगों की हेल्प करना चाहती थी। उसे लगता था कि अगर वो दिन भर में 1 घंटा भी सोशल वर्क कर ले तो उसे बेहद खुशी होगी, चाहे जॉब पर उसके काम का नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। लेकिन लिलियन अपनी कंसल्टिंग फर्म में कभी पार्टनर नहीं बन पाई क्योंकि उसमें वो डिटर्मिनेशन नहीं थी। वो एक गिवर थी, जबकि उस कंपनी में अपनी पोजीशन बनाने के लिए उसे टफ बनने की ज़रूरत थी। उसके बॉस उसे साफ साफ बोल चुके थे कि अगर उसे प्रमोशन चाहिए तो उसे सेल्फिश बनना ही पड़ेगा। पर सेल्फिश और टफ बनना लिलियन के बस की बात नहीं थी। ये उसका कैरेक्टर था ही नहीं। उसे तो दूसरों की हेल्प करके खुशी मिलती थी और उसने आज तक किसी क्लाइंट को मना नहीं किया था। कई बार एक मैनेजर के तौर पर सख्ती करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना एम्प्लॉइज से काम निकलवाना मुश्किल होता है। अगर मैनेजर नरम दिल है तो एम्प्लॉइज कभी अपनी लिमिट पुश करने के लिए एनकरेज नहीं होंगे और ना ही वो अपना 100% दे पाएंगे। इसलिए गिवर्स के लिए कई बार मैनेजर की जॉब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक गिवर बनकर लिलियन को अपने करियर में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लिलियन एक स्मार्ट गिवर नहीं बन पाई, इसीलिए वो गलत व्यवहार का शिकार हुई और फाइनली उसे जॉब से हाथ धोना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि आपका लिलियन जैसा हाल ना हो तो एक स्मार्ट गिवर बनो। लोगों की हेल्प करो पर लिमिट में। हाँ, गिवर होना एक आशीर्वाद की तरह है, पर अगर आपका इस पर कंट्रोल नहीं रहा तो ये श्राप भी बन सकता है। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कब हमें गिवर बनना है और कब स्ट्रॉन्ग बनना है। फेक गिवर्स से हमेशा केयरफुल रहे जो सिर्फ लेते रहते हैं जब तक कि आपको एकदम खाली ना कर दे। काइंड बनिए पर स्मार्ट भी बनिए। कंक्लूजन। इस समरी में एडम ग्रांट ने उन तरह के लोगों के बारे में बताया जिनसे हम अपनी डेली लाइफ में मिलते हैं। उन्होंने लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: गिवर्स,
टेकर्स और मैचर्स और इन सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी बताया है। तो इस समरी से आपने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे, जैसे सबसे पहले तो आपने सीखा कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 टाइप के एम्प्लॉइज पाए जाते हैं। गिवर्स, जो लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं। दूसरा, टेकर्स, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और तीसरे आते हैं मैचर्स, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। दूसरी चीज, हम गिवर बनकर लोगों की भी हेल्प करते हुए अपनी हेल्प भी करते हैं, जिससे सोसाइटी में हमारी अच्छी रेप्यूटेशन बन जाती है। तीसरी चीज, गिवर्स के अंदर टैलेंटेड लोगों को ढूंढने की क्वालिटी होती है। चौथी चीज, दूसरों को इंस्पायर करने के लिए आपका पावरफुल होना जरूरी नहीं है, बल्कि रिस्पेक्टेड होना जरूरी है। एक गिवर बनकर आप वो रिस्पेक्ट पा सकते हैं जो आपको सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन दिलाएगी। पांचवी बात, एक टेकर को मोटिवेट करने के लिए आपको उसे कुछ ऐसा देना है जो उसे सक्सेसफुल बनने में हेल्प करे। जबकि एक गिवर को अगर मोटिवेट करना हो तो आपको उसे एहसास कराना होगा कि कैसे उसके एफर्ट से दूसरों का भला हो रहा है। ये समरी हमें गिवर होने के फायदे सिखाती है और ये भी बताती है कि एक गिवर बनकर भी आप दूसरों के साथ साथ अपना भला भी कर सकते हैं और खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी दूसरों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं और खूब ऊंचाइयों तक पहुंचने के ख्वाब देखते हैं, तो आपको गिवर बनने की आदत डालनी होगी और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर अपने आसपास के लोगों की भी केयर करनी होगी।